नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं आज, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज कभी मिस ना हो आपसे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पर डे मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा करता हूं और वो दोनों ही क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनमें से पहला क्वेश्चन आज है, कल जो मैंने पूछा था, तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की करेंसी होती है तुर्किश लीरा। अगला था, किस देश की संसद द्वारा शांति के क्षेत्र का नोबेल दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पीस प्राइज देता है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की संसद। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे डिटेल में आंसर किए थे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 35वां कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास हुआ। ये 35वां संस्करण था। एक्चुअली में दोस्तों अगर इसका रियल नाम हम लोग कहें तो ये था इंडो का मतलब इंडोनेशिया, इंडो कॉर्पेट। ठीक है, इंडो कॉर्पेट था ये, और 35वां संस्करण था। ये एक प्रकार का दोस्तों नेवी पेट्रोलिंग होता है। पेट्रोलिंग का क्या मतलब हुआ? एक प्रकार का गश्त समझिए। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया की बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए एक टीम भेजी जाती है। गश्त क्यों लगाया जाता है, पेट्रोलिंग क्यों कराई जाती है? इससे उस बॉर्डर पर यह देखा जा सके कि कहीं गैरकानूनी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं, कहीं चोरी छिपे से मछली तो नहीं पकड़ा जा रहा है, स्मगलिंग तो नहीं की जा रही है, लूटपाट तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। इसी वजह से आपको कॉर्पेट कई जगह पर दिखता है। कभी भारत इंडोनेशिया के बीच में दिखता है, कभी कॉर्पेट आपको भारत थाईलैंड के बीच में दिखता है। तो कॉर्पेट का मतलब ये होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग। ठीक है, तो अभी ये कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास 35वां संस्करण जो हुआ, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। अभी कुछ दिन पहले भारत और थाईलैंड के बीच में भी हुआ था। क्लियर है? चलिए अब कुछ और भी सैन्य अभ्यास हुए हैं पिछले दिनों में, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी दोस्तों शाहीन 9 नाम का अभ्यास हुआ चीन और पाकिस्तान के बीच में, और उसी समय पर मैंने आपको बताया था कि अमन 2021 नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित होना तय हुआ था, लेकिन आयोजित होगा ये मार्च 2021 में। ये होगा बहुराष्ट्रीय, यानी कई देश मिलकर के करेंगे, और ये कहाँ पर होगा? कराची के तट पर होगा। ओके, इसके साथ ही दोस्तों पास एक्स नाम का सैन्य अभ्यास हुआ भारत और रूस के बीच में। सिम्बैक्स हुआ दोस्तों, सिम्बैक्स हुआ था सिंगापुर और इंडिया के बीच में, और सिम्बैक्स से ही मिलता जुलता है सिटमैक्स हुआ था। ये भी हुआ था, ये सिंगापुर इंडिया, लेकिन इसमें थाईलैंड भी शामिल था। सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के बीच में हुआ था। ये दोनों ही अंडमान सागर में हुआ था। ओके, बाकी की चीज़ें आपको मैं वीडियो जल्द ही देने वाला हूँ सैन्याभ्यास की, उसमें बताऊंगा। चलिए अब इंडोनेशिया आया है तो हम लोग जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। सबसे पहले ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ में। ठीक है, साउथ में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये है इंडोनेशिया। अब देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया जो कंट्री है, यहाँ से शुरू हो करके, इधर से शुरू हो करके, जकार्ता से होते हुए इधर भी इंडोनेशिया है, इधर भी इंडोनेशिया है, इधर पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी से लेकर के इधर पूरा का पूरा इंडोनेशिया पड़ता है। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया पूरा का पूरा इतना है पार्ट। यहाँ पर है जकार्ता इसकी राजधानी होती है इंडोनेशिया की। यहाँ पर जावा सागर है। जकार्ता में ही दोस्तों हुआ था, जकार्ता और पालेमबर्ग में क्या हुआ था? एशियाई खेल हुआ था 2018 वाला, इसको याद रखना आपको। 2018 एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? जकार्ता और पालेमबर्ग में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और यहाँ की करेंसी होती है इंडोनेशियाई रुपया। क्या होती है? इंडोनेशियाई रुपया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की, यानी YSR मुफ्त फसल बीमा योजना। तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों किसानों की जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसका पेमेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। किस सरकार के द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के खाते में 1252 करोड़ यानी 1252 करोड़ रुपए की पेमेंट किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, अकाउंट में जमा किए हैं किसानों के। ओके, तो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने ये योजना लॉन्च की है।
अभी दोस्तों कल शाम को ही मैंने आपको राज्य और योजनाओं से रिलेटेड एक वीडियो दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे आप समझ सकोगे कि योजनाएं आपके सामने अगर बता दी जाएं तो आप कैसे थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करके कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सी योजना किस राज्य की हो सकती है बिना योजनाओं को पढ़ करके गए हुए। तो अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। अभी तो दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है राजधानी का हैदराबाद में, लेकिन 3 राजधानियाँ इसकी हो गई हैं। कौन कौन सी? 3 राजधानियों में अमरावती है, कुर्नूल है और विशाखापत्तनम है। तो आगे आने वाले दिनों में ये 3 राजधानियाँ होंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी जी। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जी ये यहाँ के हैं गवर्नर। और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट दोस्तों ये भारत का सबसे आखिरी हाईकोर्ट है, 25वां, सबसे लास्ट हाईकोर्ट है, 25वां हाईकोर्ट है, ठीक है। और इसके अभी चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दोस्तों ए.के. गोस्वामी। कौन? ए.के. गोस्वामी। ए.के. गोस्वामी थे सिक्किम के, सिक्किम से इनको आंध्र प्रदेश का बनाया गया। और आंध्र प्रदेश के जो थे जे.के. माहेश्वरी, इनको सिक्किम का बना दिया गया। दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों अलग हुआ तेलंगाना। कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को ये अलग हुआ। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और इधर तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ही, जो इसकी आने वाले दिनों में एक राजधानी होगी 3 में से एक, वहां पर भारत के 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे आखिरी रेलवे जोन भारतीय रेलवे का। तो 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। 18वां रेलवे जोन अगर पूछा जाए कौन सा है तो आप बताएंगे दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों परिश्रम पोर्टल के साथ 22 और ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हैं। 22, ठीक है। अब क्यों शुरू किया गया है इसके बारे में जानिए। तो दोस्तों ओडिशा राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ ओडिशा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना योगदान देने के लिए, सरकार का योगदान देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है परिश्रम नाम का। ओके, अब आया है ओडिशा। तो हम लोग ओडिशा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का करेंगे रिवीजन, जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। अभी दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। चीफ जस्टिस नए बनाए गए जे.एस. मुरलीधर। कौन? जे.एस. मुरलीधर बनाए गए यहाँ के चीफ जस्टिस। अभी हाल ही में FIH ने यहाँ पर अगला यानी 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित करने की घोषणा की थी, 2023 का जो होगा। इसके बाद कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर नागार्जुन वेसा महोत्सव मनाया गया 26 वर्षों के बाद। साथ ही साथ रेत कला महोत्सव मनाया गया, ठीक है। सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया गया। इसके साथ ही दोस्तों अभी एक रैंकिंग आई थी शहरी शासन सूचकांक, उसमें ओडिशा राज्य था टॉप पर। चलिए ओडिशा से जानते हैं हम लोग स्टैटिक पॉइंट्स। ओडिशा देख लीजिए मैप में, ये रहा ओडिशा। भुवनेश्वर है यहाँ की राजधानी। नवीन पटनायक जी दोस्तों बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, 5वीं बार लगातार बने थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है ओडिशा में ही। अच्छा दोस्तों, ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ओडिशा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पर है चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, 1 अप्रैल 1936 को ही ओडिशा अलग हुआ था बंगाल और बिहार से। तब इधर बिहार हुआ करता था, झारखंड बिहार मिलकर के एक थे, बंगाल इधर था। तो इससे ये 1 अप्रैल 1936 को ही अलग हुआ था। इस वजह से 1 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन बना? तो वो बन गया दोस्तों नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये है हैदराबाद में। ISO सर्टिफिकेट अभी हाल ही में से दिया गया है और ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है हमारे भारत का। इसे कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसे सर्टिफिकेट मिला है ISO 9001/2015, ठीक है। तो ये है इसका सर्टिफिकेट का नंबर ISO का। ओके, तो इसे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ASCB यूके की एक संस्था है, इसके द्वारा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्रीडिटेशन सर्विसेज फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज। अब देखिए, ये तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर बना है। अभी एक पुलिस स्टेशन को भी ISO सर्टिफिकेट मिला था। किसे मिला था?
कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को, किसे, कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट मिला था। और अगर आपको याद हो, कुछ ही महीनों पहले उड़ीसा का एक हॉस्टल था, वो ISO सर्टिफिकेट पाया था और उड़ीसा का वो हॉस्टल ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भी पहला बन गया था हॉस्टल। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में दोस्तों 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 7 समझौते में दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे 55 वर्षों के बाद चिल्हारी और हल्दीबाड़ी रेल मार्ग को हरी झंडी मिल गई है। तो चिल्हारी और हल्दीबाड़ी के बीच में अब रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ 6 नदियों के पानी साझा करने पर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु जी पर, तो बापू और बंगबंधु पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अच्छा दोस्तों, बंगबंधु जी से याद आया आपको, अभी एक यूनेस्को ने अवार्ड की शुरुआत की है। उस अवार्ड का नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्योंकि दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के सम्मान में अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे शुरू किया है। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये किस कैटेगरी में दिया जाएगा? ये क्रिएटिव इकोनॉमी की कैटेगरी में दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले भारत बांग्लादेश एक बार और चर्चे में आए थे, जब भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता नाम की सड़क शुरू की गई थी। क्या? स्वाधीनता सड़क चालू की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी हाल ही में मुलाकात की और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब्दुल हामिद जी यहाँ के हैं राष्ट्रपति और पहले राष्ट्रपति मैंने आपको बताया शेख मुजीबुर रहमान। राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, संसद का नाम होता है जातीय संसद, राजभाषा होती है बांग्ला, सबसे बड़ा नगर है ढाका। अच्छा, यहाँ का राष्ट्रगान होता है अमार सुनार बांग्ला। क्या? अमार सुनार बांग्ला होता है। और अमार सुनार बांग्ला उन्होंने ही लिखा था जिन्होंने हमारे जनगण मन को लिखा था, यानी हमारे भारत के राष्ट्रगान को लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों योगासन को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता मिल गई है। एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट का दर्जा इसे भी दे दिया गया है, योगासन को, यानी योग करने को। तो अभी जो हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी और आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपाद यसो नायक जी, इन दोनों ने मिल करके योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है भारत में। क्लियर? अब देखिए, योगासन आया है, योग आया है, तो हम लोग इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही महोत्सव और फेस्टिवल वाली वीडियो में, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो 2020 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रांज ने। इन दोनों ने ही जीता है। अब एक ने दोस्तों पुरुषों में जीता है, पुरुषों का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, और लूसी ब्रांज ने दोस्तों महिलाओं का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। फीफा के बारे में अगर बात करें तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, लेकिन स्थापना हुई थी पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में हुई थी स्थापना, फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्थापना हुई थी पेरिस में। तो स्थापना पूछा जाए तो आप पेरिस बताएंगे। ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात करें तो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का 2018 का, वो हुआ था दोस्तों मॉस्को रूस में। कहाँ पर? मॉस्को रूस में हुआ था। और 2022 का कहाँ पर होगा? ये होगा कतर में। कहाँ पर? कतर में होगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। चलिए, फीफा रैंकिंग अभी जारी हुई थी जिसमें भारत को मिला था 104वां स्थान। नया लेटेस्ट अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों धनंजय मंडे ने, किसने? धनंजय मंडे जी ने भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है। अब देखिए, ये ब्रेल संस्करण क्या होता है, ब्रेल लिपि क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जो लोग नेत्रहीन होते हैं या जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है। आप सभी को पता है, जो महान एक व्यक्ति थे लुई ब्रेल जी, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, शुरुआत की थी। तब से नेत्रहीनों के लिए अलग प्रकार की लिप होती है, डॉटेड डॉटेड रहते हैं और उसको टच कर करके ये लोग पढ़ते हैं, एक अलग ही लिप होती है। तो इसी रूप में भारतीय संविधान का एक नया एडिशन जारी किया गया है।
ये एडिशन किसने जारी किया है, ये संस्करण किसने जारी किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक है ठाणे में एक एनजीओ काम करता है, एनजीओ है, इसका नाम है अस्तित्व फाउंडेशन। नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अस्तित्व फाउंडेशन ने ही संविधान के ब्रेल संस्करण को तैयार किया है, लिखा है बिल्कुल तरीके से, नया संस्करण बनाया है और इसका अनावरण किया धनंजय मुंडे जी। ये कौन है? ये महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री हैं। अब चूंकि ठाणे जो है वो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री ने इसका अनावरण किया है, इस बुक का, ठीक है, विमोचन किया है। अगला, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों बोरिस जॉनसन ने, जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को G7 समिट 2021 के लिए इनवाइट किया है। G7 समिट 2021 होगी दोस्तों ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन इसकी मेजबानी करेगा। तो ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो भारत ने दोस्तों अभी बोरिस जॉनसन जी को इनवाइट किया था 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए। तो अब इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब ये 2021 के हमारे गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे भारत, ठीक है, बोरिस जॉनसन। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी G7 समिट में जाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अब आता है ब्रिटेन। हम लोग ब्रिटेन को देखेंगे वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। ब्रिटेन है दोस्तों यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, हम लोग चलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए दोस्तों इसमें कई देश मिले हुए हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है, अभी थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये है स्कॉटलैंड, ठीक है, इधर रहा स्कॉटलैंड है, और इधर है नीचे इंग्लैंड, इस साइड। अगर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया जाए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर है वेल्स, वेल्स को भी मिला दिया जाए, तो ये बन जाता है ब्रिटेन। क्या बन जाता है? ब्रिटेन बन जाता है। और अब अगर यहीं पर ये देखिए दोस्तों आयरलैंड है, इधर है नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करिए, ये देखिए नॉर्थर्न आयरलैंड, इसको भी अगर मिला दिया जाए, नॉर्थर्न आयरलैंड को मिला दिया जाए और इतने भाग को मिला दिया जाए, तो टोटल हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। तो यूके अगर पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और इधर नॉर्थर्न आयरलैंड, इन सभी को मिला करके यूके बनता है। जबकि ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में केवल स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ही आते हैं। और ब्रिटेन की राजधानी है दोस्तों लंदन। ओके, यहाँ की करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा जाए तब आप बताएंगे 18 दिसंबर। अगर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस बताया जाए तब आप बताएंगे 9 जनवरी को। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों के अधिकारों को दिलाने के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये दोस्तों सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? सन 2000 से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषणा के बाद सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ। एक्चुअली में दोस्तों 1990 में 18 दिसंबर के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो उसी की याद में 18 दिसंबर का दिन चुना गया, लेकिन मनाया जाना शुरू हुआ सन 2000 से। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को कौन आया था साउथ अफ्रीका से भारत में? महात्मा गांधी जी आए थे। तो महात्मा गांधी जी आए थे, इस वजह से 9 जनवरी का दिन चुना गया भारतीय प्रवासी दिवस के लिए। अगला है, IBM के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन बनाए गए दोस्तों ए कृष्णा यानी अरविंद कृष्णा। इससे पहले ये CEO थे, अब इनको प्रमोट करके बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की। किसकी जगह पर आए हैं? ये गिन्नी रोमट्टी की जगह पर आए हैं। किसकी जगह पर? गिन्नी रोमट्टी की जगह पर आए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अरविंद कृष्णा अब होंगे IBM के नए अध्यक्ष। अगला है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला? तो अभी हाल ही में विद्युत मोहन इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, इनको दोस्तों यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला है। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ भारतीय उद्यमी की, इसलिए हम बता रहे हैं विद्युत मोहन। टोटल दोस्तों 7 व्यक्तियों को मिला है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड। ध्यान रखिएगा, 7 को मिला है, 7 में से केवल और केवल यही भारतीय हैं। ओके, विद्युत मोहन। इनकी कंपनी का नाम है तकाचार। क्या नाम है? तकाचार। तो तकाचार की ये को फाउंडर हैं।
तकाचार कंपनी ये करती है कि किसान जो हैं फसलों के बाद, फसल के हो जाने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं उनको खेतों में ही जला देते हैं, जिसे हम लोग पराली जलाना कहते हैं, उसको रोकने में इनकी कंपनी काम करती है। इस वजह से पर्यावरण के प्रति इनके इस व्यवहार की वजह से इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड दिया गया है। चलिए, ये 2020 के विनर्स हैं, इनकी लिस्ट पूरी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर फातेमा अल-जजेला हैं, इसके बाद लेफ्टेरिस अरापकिस हैं, मैक्स हैं, इसके बाद नीरिया हैं, इसके बाद नजाम्बी हैं, ये हैं विद्युत मोहन भारत के, ठीक है, तकाचार के। इसके बाद जियाओयुन रेन हैं। तो इन सभी 7 को मिला है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड 2020। ओके, तो ये तो थे दोस्तों हमारे आज के दिन के टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। शाम को दोस्तों वीडियो आती है एक स्पेशल जीके की, जो होता है टॉपिक वाइज, जिसकी सीरीज चल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप बाकी की जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं वीडियोज़ उनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की क्विजेज वगैरह, सभी की PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है हमारे एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जा करके अभी डाउनलोड कीजिए MZT ऐप, और ई-बुक्स वगैरह भी आप वहां पर पा सकते हैं। सब कुछ का फायदा उठाइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 17वां एशियन गेम्स 2014 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल ही मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आपको। किस एकमात्र भारतीय को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो आप देख लिए हो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।